अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम KNI में आपका मेज़बान इफ्तिखार अली भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम मौजूद हैं लाल हवेली। सर, एक चीज़ देखी जाती है कि पाकिस्तान का कोई ऐसा वज़ीर-ए-आज़म नहीं है, कोई ऐसा बड़ी शख्सियत नहीं है जो लाल हवेली ना आई हो। दूसरी तरफ कई बार ऐसा हुआ है कि जब भी अपोजिशन आई या कोई भी मामलात हुए तो लाल हवेली के ख़िलाफ़ काफ़ी इक़दाम भी किए गए, कई दफ़ा मुतनाज़ा भी बनाया गया। तो इसकी क्या वजह, ये क्या इसके हक़ाइक़ क्या है? देखें जी, लाल हवेली में पहले भी जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, एक जाली क्लाशनकोफ इन्होंने डाली। शेख रशीद अहमद साहब ने 7 साल कैद बामशक्कत वहाँ पर भालपुर में और अडयाले जेल में गुजारी। अब ये पीछे जब 25 तारीख का लॉन्ग मार्च था, इसमें भी अब राना सनाउल्लाह ने लाल हवेली को टारगेट किया हुआ था। उसने कहा था कि मैं देखूंगा किस तरीके से शेख रशीद लाल हवेली के बाहर आएगा, और शेख रशीद साहब लाल हवेली के बाहर आए और उन्होंने अवाम से ख़िताब किया। और इन्होंने हम पर 100-150 लोगों के ऊपर थाना वारस खां के ऊपर गुमनाम FIR दी। हम FIR से घबराने वाले नहीं हैं। जेलें हमने पहले मैंने तो देखी नहीं थी, अब देख ली हैं और हमें पता लग गया कि जेल क्या चीज़ होती है। लेकिन भरपूर तरीके से जो है लाल हवेली जो है अपोजिशन के जो हरबे है उसका फेस कर रही है। और मैं सलाम पेश करता हूँ पूरी रावलपिंडी के कारकुनों को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और अवामी मुस्लिम लीग के, जिन्होंने इस दिलेरी, हिम्मत और जुर्रतमंदी के साथ मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी शैलिंग नहीं देखी जितनी शैलिंग ये के दिन की गई है पिंडी इस्लामाबाद। और जिस तरीके से डी चौक पे लोगों का वहाँ पर जज्बा था, माएँ, बूढ़ी औरतें, बच्चे अपनी फैमिलीज़ के साथ वहाँ पर खड़े थे और ऐसे शेलिंग की जा रही थी कि जैसे कश्मीर और हिंदुस्तान की जंग हो। लेकिन लोगों ने इसको फेस किया, इमरान खान का साथ दिया और इमरान खान के साथ खड़े थे। अब 6 दिन के अल्टीमेटम है, 6 दिन में इनको चाहिए कि इतने पॉपुलर हैं तो अपना इलेक्शन करवाएं और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, दूसरी तरफ हुकूमत का जो कहना है वो ये है कि PTI के कारकुनों ने डी चौक में दरख्तों को सरकारी अमलाक को आग लगाई है, जिसकी वजह से शेलिंग और ऑपरेशन करना पड़ा। इसमें आप क्या समझते हैं? क्या देखें जी, कोई PTI के कारकुनों ने आग नहीं लगाई। वो जब शेलिंग इतनी शदीद थी कि उसमें लोगों ने वो इर्द गिर्द की जो घास थी उसको इकट्ठा करके, क्योंकि जब शेलिंग होती है तो उसको काबू करने के लिए जो लोगों को तकलीफ़ होती है, वो जो आग का धुआं होता है उससे उसका ज़्यादा प्रेशर कम होता है, आँखों में जलन कम होती है, सांस, उससे चंद एक दरख्तों को आग लगी, इन्होंने हवा बना दिया और कोई ऐसा मसला नहीं हुआ। लोगों ने अपनी सेफ साइड के लिए वहाँ पर छोटी मोटी घास फूस को आग लगाई, जिसको ये बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं। और ये तो कहते थे कि ये इस्लामाबाद आ ही नहीं सकते, ये कहते थे ये डी चौक किस तरीके से पहुँचेंगे। फिर रावलपिंडी इस्लामाबाद की अवाम ने साबित करके दिखाया कि वो इस्लामाबाद पहुँचे हैं। अब मैं इनको ये कह सकता हूँ कि जो भी काल होगी इमरान खान की, लोग इमरान खान के साथ निकलेंगे जी। अच्छा सर, दूसरी तरफ जैसा कि राना सनाउल्लाह साहब बार बार शेख रशीद साहब को चैलेंज करते रहे, पिछली दफ़ा भी एक क्रैकडाउन हुआ जब शेख रशीद साहब मोटरसाइकिल के ऊपर अपने बताए हुए वक्त पे पहुंचे और ख़िताब किया और चले गए। इस बार भी उनको चैलेंज किया गया, लेकिन शेख रशीद साहब ने अपना चैलेंज कबूल किया और उसको पूरा किया। आप क्या समझते हैं, राना साहब को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए जी, राना सनाउल्लाह को मैं कहता हूँ कि इक़्तिदार आनी जानी चीज़ है और शेख रशीद अहमद साहब भी वज़ीर दाखिला रहे हैं, उनमें और हमें ये आप कह सकते हैं कि अच्छाई कह लें या बुराई कह लें कि हम इक़्तिदार में आते हैं तो हम अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं करते। और मैंने 11 दिन अटक जेल के अंदर रह के सीखा है कि ये नहीं होना चाहिए। और राना सनाउल्लाह ये कंपनी जब इक़्तिदार में आती है, ये पिन पॉइंट करके लोगों के साथ जुल्म ज़्यादतियाँ करते हैं। और जिस तरीके से इन्होंने लाल हवेली के ऊपर चढ़ाई की, जिस तरीके से अपने लाल हवेली के ऊपर पर्चे किए, लोगों की गिरफ्तारियाँ की, छोटे नौजवान बच्चे यहाँ से गिरफ़्तार होकर गए। और मैं कहता हूँ इक़्तिदार जब ख़त्म हो, हम इस हालात और वाक़यात में हमने बहुत कुछ सीखा है कि हमने जो इनको फ्री हैंड दिया, बिलावल भुट्टो साहब इस्लामाबाद आ रहे हैं, आने दें जी, मौलाना फजल रहमान साहब आ रहे हैं, आने दें जी, नवाज शरीफ ग्रुप एंड नून वाले आ रहे हैं, इनको आने दें, प्रोटोकॉल दिया। मुझे ही नहीं ये समझ आया कि पुरअमन लॉन्ग मार्च को रोकना, पुरअमन लॉन्ग मार्च के लिए पूरे पिंडी इस्लामाबाद को बंद करना, यहाँ पर 1000 से ज़्यादा पुलिस वालों को तैनात करना, रावलपिंडी में 700-800 से ज़्यादा गिरफ्तारी करना। इमरान खान इस मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म है, 3.5-4 साल उसने इस मुल्क की हुक्मरानी की है। वो पहले दिन से कह रहा था कि हम चाहते हैं कि एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए, हमें इलेक्शन की डेट दी जाए, उसके बाद हम आपसे बैठने के लिए थे, जो उसका राइट है। लेकिन राना सनाउल्लाह ने जितने चैलेंज किए, उसने कहा मैं इसको पेशावर से नहीं निकलने दूंगा, वो पेशावर से निकला। उसने कहा मैं इनको इस्लामाबाद में एंटर नहीं होने दूंगा, इस्लामाबाद में वो एंटर हुआ। उसने कहा मैं देखूंगा शेख रशीद किस तरीके से लाल हवेली आएगा। शेख रशीद लाल हवेली आया, जो उसने वादे वईद किए थे वो सारे ख़त्म हो गए। ये मैं समझता हूँ कि इमरान खान का बड़ा ज़बरदस्त डिसीजन था कि जब ये हार गए, इन्होंने रात के पैर 3-4 बजे फ़ौज को तलब किया
और जब फ़ौज आ गई और रेंजर आ गई, फ़ौज हमारी है, रेंजर हमारी है, पुलिस हमारी है, और वहाँ पे कोई बड़ा वाक़या पेश हो सकता था। ये इमरान खान का बड़ा ज़बरदस्त फ़ैसला था कि जिस तरीके से वहाँ पे यूथ चार्ज थी, अगर खुदा ना खासा वहाँ पर कोई बड़ा वाक़या होता तो ये हम पर आता। उन तमाम चीज़ों को देखते हुए इमरान खान ने एक ज़बरदस्त फ़ैसला किया और वो 6 दिन का इस हुकूमत को टाइम दिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि 6 दिन के अंदर ये हुकूमत किसी एक, क्योंकि जो कुछ इन्होंने बिल पास करवाने थे वो कल करवा लिए हैं। इन्होंने EVM जो मशीन थी उसका ख़ात्मा कर दिया। नैब के अंदर इन्होंने 90 डेज से कम करके उसको 14 दिन का कर दिया है। और सबसे बड़ा जुल्म ये किया है कि नैब के चेयरमैन, अगर कोई शख्स अरबों रुपए खा के अगर उसमें से आधे पैसे वापस करके अगर उसको माफ़ी मांग लेता है, उसको माफ़ी मिल जाएगी। और दूसरी तरफ एक महंगाई का बहुत बड़ा तूफ़ान था PTI के दौर में। अपोजिशन जमात जो इस समय हुक्मरान जमात है, इसका कहना था कि PTI ने अवाम के ऊपर कभी पेट्रोल बम गिरा रही है, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से महंगाई कर रही है। अभी क्या समझते हैं आप, जो पेट्रोलिंग मसनूआत की कीमतें बढ़ रही हैं वो किस वजह से? देखिए जी, जब हम इन्हें कहते थे कि मुल्क कोरोना की, दुनिया में कोरोना की वजह से पूरा दुनिया डिस्टर्ब हुई, पाकिस्तान भी उसकी वजह डिस्टर्ब हुआ, लेकिन पाकिस्तान फिर भी अपने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जो हिकमत अमली थी, हम पार्लिमानी मीटिंग्स के अंदर, एक मुझे पता है कि जब ब्रीफिंग दी गई तो उन्होंने कहा कि हमारे पास मुलाजमीन की तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है, मुल्क डिफ़ाल्टर होने जा रहा है। और माशी तौर पर यहाँ तक भी हो गया था कि जब फ़ौज ने अपनी तनख्वाहों के ऊपर कट लगाया कि हमें जो फ़ौज को दफाई बजट देना पड़ता, उसके लिए भी पैसे नहीं थे। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जो माशी टीम थी, ज़बरदस्त माशी टीम थी, उन्होंने उस मुल्क को उस बुरहान से निकाला, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को बढ़ाया, पाकिस्तान के रिज़र्व बढ़े, पाकिस्तान की जो आप ग्रोथ है वो 6% पे, ये हमारी ग्रोथ, ये पहले तो कहते कि सब झूठ है, 5.6 से अब वो 6 पे चले गई। और जब मुल्क अपने पाँव पे खड़ा होने लगा तो इन्होंने एक अदम एतमाद के तरीक़ के ज़रिए इमरान खान की हुकूमत को, वो उस वक्त ये मुल्क जो था, ये चीज़ जब मुल्क अपने पाँव पे खड़ा हो रहा माशी तौर पर, जो इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने किया। अब वो ये उस वक्त रोते थे, ये कहते थे महंगाई है, हम इन्हें ये कहते थे कि पेट्रोल, ये भी आप उसका देखें ऐसा इकदाम कि उसने 4 महीने इस कौम को सब्सिडी दी और उस वक्त भी पेट्रोल 200 रुपये लीटर था, उसने 150 10 रुपये कम किया और 150 पे लाए, 5 रुपये बिजली का यूनिट सस्ता किया। और ये हम इन्हें कहते थे जी कि ये नालायक हैं, इन्होंने करप्शन कर लिया, ये बड़े लायक हैं, ये बड़े समझदार हैं, सुबह 6 बजे 7 बजे उठकर दफ्तर में काम करें। कहाँ गई इनकी फ़नकारियाँ सारी हैं, कहाँ गई इनकी काबिलियत? रात को 30 रुपये का पेट्रोल का जो बम इन्होंने गिराया। अब गरीब आदमी जो बेचारा 180 रुपये का पेट्रोल वो दिन का कमाता ही 1000 रुपये है, अगर वो मोटरसाइकिल के ऊपर, अगर उसने इस्लामाबाद के काम करने के लिए जाना तो वो 180 रुपये का पेट्रोल डलवाएगा कि अपने बच्चों के लिए खाने पीने के लिए चीज़ें लेके जाएगा। और इसका सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि गरीब आदमी पिस गया। आज 9 रुपये किलो आटा बढ़ गया है, 10-15 रुपये किलो घी बढ़ गया। ये चीनी कहते हैं हमने बड़ी, जो आटा ये कहते हैं कि हमने यूटिलिटी स्टोर, आप जाए मेरे साथ यूटिलिटी स्टोर के ऊपर, ये चीज़ें मुझे भी उस वक्त भी मुझे तकलीफ़ होती थी जब मैं इक़्तिदार में था। मैं कहता था कि यूटिलिटी स्टोर वाले करप्ट लोग हैं, मैंने कई लोगों की शिकायतें की हैं, ये गरीब को ना सस्ती चीनी देते, हमारे दौर में भी नहीं मिलती थी, हमारे दौर में भी आधी चीनी और आटा, ये करप्ट यूटिलिटी स्टोर, इन सब यूटिलिटी स्टोर के अफसरान को फारा चौक में खड़े करके फांसी देनी चाहिए, क्योंकि ये पैदाइशी करप्ट लोग हैं और जो आटा वहाँ पे मिलता उनको वो गरीब आदमी खा ही नहीं सकता। एक चीनी और घी के लिए आप यकीन कीजिए कि 14 साल से लेकर और 50-70 साल की जब बूढ़ी औरत लाइन में लगती है तो उस वक्त भी हमें दुख होता था। लोगों के पास वसाइल नहीं थे, लोग लाइन, लेकिन अब क्या होगा? जब हम कहते थे, ये कहते थे इमरान खान की वजह से हो गया, इन्होंने महंगाई मार्च किया कि जो 30 रुपये का पेट्रोल आज इन्होंने महंगा किया है, गरीब आदमी पहले ही मरा हुआ था उसको और मारिश के जो असरात हैं 3-4 दिन बाद आना शुरू होंगे। जो एक ट्रक कराची से चलता है वो जब इस्लामाबाद या पिंडी पहुंचेगा तो आप उसके पेट्रोल के अखराजात देखें, जब जो गांव देहातों से जो ट्रांसपोर्ट आती है सब्जियां दालें शालें लेके, उन पे क्या असरात पड़ेंगे। ये चीज़, इस चीज़ को हम अफोर्ड नहीं कर सकते। और ये पहले कहते थे कि जब पेट्रोल बढ़ता है तो वज़ीर-ए-आज़म कहता था कि वज़ीर इमरान खान कहता था कि उस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर करप्ट होता है, और हम इन्हें कहते थे कि ये इंटरनेशनल पेट्रोल है, हम इंटरनेशनल पेट्रोल इम्पोर्ट करते हैं। इमरान खान रशिया इसलिए गया था, उसको कोई शौक नहीं था, वो
चाहता था इंडिया कल 30 रुपये लीटर पेट्रोल सस्ता कर रहा है, पाकिस्तान में 30 रुपये पेट्रोल लीटर महंगा हो रहा है। अगर हम रशिया से पेट्रोल इंपोर्ट करते तो ये पेट्रोल के प्राइस और नीचे कम होते। अगर हम रशिया से गंदम इंपोर्ट करते तो ये और गंदम के प्राइस कम होते। लेकिन ये इक़्तिदार है, इक़्तिदार एक घंटे के लिए भी छोड़ना नहीं चाहते। इनको समझ नहीं है, ये जब पब्लिक में जाएंगे आप आज से 5-6 दिन बाद इनका लोगों से वोट मांगना मुश्किल हो जाएगा। पहले ही लोग इनको वोट नहीं दे रहे थे, अब लोग इनके साथ वो अशर करेंगे, ये अपनी आंखों से खुद देखेंगे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद शेख राशिद शफीक साहब से इनकी सियासत के बारे में भी पूछें। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसा कि शेख राशिद साहब से हुकूमती महंगाई और मुख्तलिफ अमवार के ऊपर गुफ्तगू हुई, इनकी सियासत जो इन्होंने एक सियासी घराने में आँख खोली और इनकी सियासत का आगाज़ कब हुआ, इनसे पूछेंगे। पहली दफ़ा कौंसलर के इलेक्शन लड़े, स्टेप बाई स्टेप इलेक्शन लड़ते हुए आज एक बहुत बड़े अहदे पर फायज़ MNA बन के कौमी असम्बली में गए। उसके बाद अवाम की आवाज़ बुलंद की, एंटी नारकोटिक्स पे भी अपनी फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं। सर बताएं, जब कौंसलर के इलेक्शन आप लड़े तो आपको एक आपकी आँख एक सियासी घराने में खुली और ट्रेनिंग ही आपको ऐसी दी गई है, तो आपको क्या आपका हदफ था कि आपने मैंने देखिए शेख रशीद साहब जो है वो मरूसी सियासत के ख़िलाफ़ थे। वो नहीं चाहते थे कि उनके बाद उनका कोई भाई भांजा भतीजा सियासत के अंदर आए। और मुझे बचपन से सियासत का शौक़ था। मैं गॉर्डन कॉलेज में भी MSF का 2 साल सदर रहा और सन 2002 में वो रेलवे के वज़ीर थे। मुशर्रफ का दौर था जब बल्दियात के इलेक्शन हुए। मैं जहाँ पर बैठा हूँ इसी यूनियन कौंसिल से मैं नाज़म का उम्मीदवार था। लेकिन शेख रशीद अहमद साहब बिल्कुल इस चीज़ के राय में नहीं थे कि वो लोगों को अक्सर कहते थे कि चाचे के बाद भतीजा, बाप के बाद बेटा, और इस तरीके से जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है कि नस्ल दर नस्ल वो चलती है। तो मैं उस वक्त हैदर भाई मरहूम जो थे वो साबका मेयर भी थे और वो चाहते थे कि वो नाज़म का इलेक्शन लड़े। फिर वो इलेक्शन उन्होंने कहा अगर आपने अपने आप को मनवाना है तो आप कौंसलर की हैसियत से इलेक्शन लड़े। मैं परेशान भी था कि चाचा मेरा रेलवे का वज़ीर और मैं कौंसलर की हैसियत से इलेक्शन लड़ूं, और मैंने वो कदम उठाया। सन 2002 में कौंसलर की हैसियत से इलेक्शन लड़ा और सारा ग्रुप मेरा हार गया और एक मैं अकेला इस यूनियन कौंसिल 40 से जीता और नंबर 1 आया। उसके बाद फिर मैंने कौमी असम्बली का ज़िमनी इलेक्शन लड़ा, वो मैं हार गया। फिर उसके बाद मैंने नाज़म रावल टाउन मेयर रावलपिंडी का इलेक्शन लड़ा। 5 साल इस शहर की खिदमत की और 5 साल रावलपिंडी की तकरीबन 46 यूनियन कौंसिल के अंदर बिला तफरीक डेवलपमेंट करवाई। फिर उसके बाद नून के दौर में मैंने यूनियन कौंसिल चेयरमैन का इलेक्शन लड़ा। पूरे रावलपिंडी के अंदर वाहिद एक मैं बंदा था जो उस कलम दवात के ऊपर अपनी यूनियन कौंसिल का 1000 वोटों से चेयरमैन मुंतखब हुआ। और उसके बाद 2019 के इलेक्शन 18-19 के इलेक्शन में मैंने कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा और MNA मुंतखब हुआ। ये आप कह सकते हैं कि वो ग्रास रूट लेवल से लोग उतरते हैं। इस वक्त रावलपिंडी के अंदर कई ऐसे मेंबर कौमी सूबाई असम्बलियाँ जो अपने हल्कों में कभी कौंसलर भी मुंतखब नहीं हुए, पहली दफ़ा बराह रास्त MP MNA बन गए। लेकिन इसमें कौमी असम्बली में शेख रशीद साहब, मैं या राजा बशारत साहब, कई ऐसी सीनियर लीडरशिप है जिन्होंने यूनियन कौंसिल लेवल से अपनी सियासत का आगाज़ किया और कौमी असम्बली तक पहुँचे। तो क्या आप जब रावल टाउन में एज ए टाउन नाज़म थे तो आपने क्या रावलपिंडी की उस टाइम क्या तरक्याती कामों के लिए क्या किया? देखिए जी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर तो आपको पता है गली मोहल्ले की सियासत होती है, लोगों की सड़कों का मसला होता है, पानी का मसला, फिल्ट्रेशन प्लांट का मसला, सीवरेज का मसला। जो हमारे पास फ़ंड होता है उस फंड के अंदर हमने यूनियन कौंसिल के अंदर बिला तफरीक पानी का मसाइल हल करने की कोशिश की। 50-50 साल से लोगों की गलियाँ सड़कें टूटी थी, वो बनाने की कोशिश की। आज पूरा रावलपिंडी कई शहरों से बेहतर, आप गली मोहल्ले की सतह पर जाएं आपको बेहतरीन सड़कें गलियाँ मिलेंगी। अब पानी का मसला ज़रूर है इस वक्त शहर में, उस वक्त भी मसला था। उसके लिए अब मैंने MNA बनने के बाद एक 65 करोड़ रुपए की स्कीम मंजूर करवाई थी जो अपने हल्के के लिए हमने इस्लामाबाद की हदूद के अंदर 20 ट्यूबवेल लगाने थे और उसके ज़रिए इस हल्के को पानी देना था, गंगाल को, चकलाले को और सारा ये जो इलाका रहीमाबाद का। और उसके बाद हमने गाज़ी बरोथा पर भी काम शुरू किया। गाज़ी बरोथा ही वाहिद हल है जो पिंडी इस्लामाबाद कैंट का पानी का मसला हल कर सकता है। वो भी इस हुकूमत के दौरे हुकूमत में अल्लाह ताला ने मेहरबानी की उसको हमने पास किया। 2000 मेरे ख्याल से 21 से 2020 के बजट में पैसे रखे, उसकी लैंड जो हमने रिक्वायर्ड थी उसके लिए काम शुरू किया है। वो 5-6 साल का प्रोजेक्ट है, 3-4 साल बाद तक इंशाल्लाह ताला जो गाज़ी बरोथा कंप्लीट होगा तो सारी ज़िंदगी के लिए रावलपिंडी का पानी का मसला हल हो जाएगा। तो जब आप ने कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा, मैंने मुंतखब हुए,
उसके बाद रावलपिंडी में हॉस्पिटल्स, जच्चा बच्चा हॉस्पिटल, माँ बच्चा हॉस्पिटल्स के ऊपर काम शुरू किया। उसके अलावा और काफ़ी प्रोजेक्टों पे काम किया। चूँकि शेख साहब की वजह से फंडिंग की कमी आपके लिए नहीं थी, तो आपने अब इस टर्नओवर में रावलपिंडी की आवाम के लिए और कौन से क्या की? देखिए जी, मैंने जिस हल्के से MNA था उसको भी देखा, शेख रशीद साहब का भी हल्का देखा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अरबों रुपए के काम रावलपिंडी शहर के वो तमाम 60 स्कूल और कॉलेजेस जो हमने बनाए थे, 10 साल इन लोगों ने उस पर दिलचस्पी नहीं ली। जहाँ पर 1000 बच्चों की गुंजाइश थी वहाँ पर 3-3 हज़ार बेटियाँ पढ़ रही थी कॉलेजेस के अंदर। वहाँ मैंने मल्टीपर्पज़ हॉल उनको दिए, वहाँ पर उनको एक्स्ट्रा ब्लॉक दिए, 2 यूनिवर्सिटियों को दर्जा दिलवाया, वकानसा गर्ल्स कॉलेज को और वुमेन यूनिवर्सिटी 6 रोड को। अस्पतालों का DH के अस्पताल के अंदर 60-70 करोड़ रुपये की लागत से गरीबों का अस्पताल है, पहली दफ़ा पूरा DH के अस्पताल अंदर से नया बनाया। होली फैमिली के अंदर 50 लाख रुपये लगाया, 50 लाख करोड़ रुपये हमने 2-2.5 करोड़ रुपया BBH के अंदर एक नया ब्लॉक, चाइल्ड ब्लॉक के लिए बनाया। रेलवे अस्पताल के अंदर हमने पैसे लगाए। हमारा 7.25 अरब रुपये का माँ बच्चे का अस्पताल आखिरी मराइल में पैसे छोड़ के उसके आए हैं सारे। अगर ये फिर उसको रोक दें तो मैं कुछ नहीं कह सकता। 50 करोड़ की लागत से हम 5 करोड़ की लागत से हमने रहीमाबाद के अंदर ढोक मुंशी अली साइड के ऊपर एक 20 बेड का अस्पताल बनाने जा रहे हैं। इसी तरीके से हम गरीबाबाद के अंदर 5 करोड़ रुपए की लागत से एक 20 बेड की डिस्पेंसरी जो जच्चा बच्चा बनाने जा रहे हैं। ये कह सकते हैं कि इमरान खान के जो 3 साल के अंदर जो इमरान खान ने 1 अरब रुपया शेख रशीद साहब को दिया और 1 अरब रुपया MNA का फंड CM का छोड़ के, उसके बाद ADP स्कीमों के अंदर कोई स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, यूनिवर्सिटी, सड़क, ट्यूबवेल, आप कह सकते हैं कि आप खुद यूनियन कौंसिल को जाके विज़िट करें कि बग़ैर बल्दियात के करोड़ों रुपए के काम जो है इस वक्त रावलपिंडी शहर के अंदर कंप्लीट हुए हैं। गैस का मसला जो 15-20 साल से चल रहा था वो हल करवाया। अब रावलपिंडी का एक ही मसला है इस वक्त जिस पर काम करना, वो पानी का। अगर हमें ये पूरे 5 साल मिल जाते तो मुझे खुदा के यहाँ पूरी उम्मीद थी, मैं 100 में से 70% इलाके में मैंने पानी ले आना था। अब अगर ये स्कीम वो ख़त्म कर दें, मुझे सुनने में आ रहा है कि वो पैसे वापस लेके जा रहे हैं, तो ये इस शहर के साथ बड़ी ज़्यादती होगी। लेई एक्सप्रेस वे हमारा बड़ा ज़बरदस्त मनसूबा था। प्राइम मिनिस्टर ने वादा कर लिया था कि 1 हफ़्ते के अंदर उसको अनाउंसमेंट करनी है। उसके पैसे भी आ गई थी, जगह भी हमने उसके लिए सारी, वो 17 किलोमीटर का रोड था। आज मैंने किसी पेपर में पढ़ा कि उसके भी पैसे उन्होंने वापस मंगवा लिए हैं। पहले इन्होंने 14 साल वो नहीं बनने दिया जो उस वक्त 2.25 अरब रुपये का तकरीबन 25 अरब का बन रहा था। अब वो 1 अरब 20 करोड़ रुपए की लागत उसकी, 1 अरब मेरे ख्याल से 1 अरब 20 करोड़ से मेरे ख्याल से वो उसकी अमाउंट कम थी। अब 1 अरब 20 करोड़ रुपए चलेगी, 26 करोड़ रुपए की उसकी अमाउंट चलेगी। अगर वो बन जाता, अमाउंट मुझे उसकी एग्जैक्ट याद नहीं आ रही जब हमने उसकी अप्रूवल ली थी, अगर वो बन जाता तो रावलपिंडी शहर का 80% मरी रोड का ट्रैफिक का मसला हल हो जाना था। और इन लोगों ने, आज मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि ये मेरे 3 जो हमारे प्रोजेक्ट थे उसके लिए पैसे पंजाब गवर्नमेंट और फेडरल ने वापस मंगवा लिया। ये इस रावलपिंडी की आवाम के साथ बड़ी ज़्यादती है। सर, दूसरी तरफ शेख साहब ने लई के हवाले से बात की है। शेख साहब ने एक बयान दिया था कि मेरी सियासत हमेशा जो है वो लई से शुरू हुई और लई में गर्क होगी। जब भी मैं लई की मनसूबे के ऊपर या लई के ऊपर काम करना चाहता हूँ, कोई ना कोई मसला खड़ा हो जाता है। ये क्या लई कोई आफत ज़्यादा है शेख साहब के लिए? खैर ठीक रहे हैं जी कि जब लास्ट टाइम मुशर्रफ का दौर था तो उस वक्त भी हमने इस पर काम शुरू करवा दिया था। FW को ठेका भी अलाट हो गया था। मरीड हसन के पास हमने उनको जगह भी दे दी। आज तक जंग बिल्डिंग के सामने वो जगह भी उनके पास है। मशीनरी आ गई। यहाँ पर पब्लिक टॉयलेट हुआ करते थे, वो हमने डिमॉलिश कराए। FW की तमाम मशीनरी आ गई, काम शुरू किया और उस वक्त पैसे भी लेके आए। ये हमारा RD उसमें शामिल था। और जब बेनज़ीर की शहीद हुई और उसके बाद यूसुफ रज़ा गिलानी प्राइम मिनिस्टर बनाए ज़रदारी, उन्होंने वो मनसूबा ख़त्म किया। उन्होंने कहा इसका नाम शेख रशीद एक्सप्रेस वे क्यों रखा है? हमने कहा आप इसका नाम बेनज़ीर भुट्टो रख लें, शहीद नवाज़ शरीफ रख लें, लेकिन इसको बनाएं। फिर 5 साल का नवाज़ शरीफ का दौर था, उन्होंने भी दिलचस्पी नहीं ली। फिर आकर हमने बड़ी मेहनत करके इसको 3-3.5 साल लगा के इसको एक्नेक से हर जगह से मंजूरी करवा के इसके टेंडर होने थे। बस वो टेंडर के मिसाइल इस बजट के बाद हमने सोच लिया था कि हफ्ते 1.5 हफ्ते में इसका काम शुरू करवाएंगे। और उस वक्त भी शेख साहब की हुकूमत ख़त्म होगी जब इस पर काम शुरू करवाया। और अब आज भी जब हमने ये काम शुरू करवाने लगे हैं तो ये हुकूमत ख़त्म होगी और अगली हुकूमत इसको कंटिन्यू नहीं करती। दूसरी तरफ एक चीज़ देखने में आई है कि PTI की गवर्नमेंट के बाद नवाज शरीफ पार्क, शहबाज शरीफ पार्क, इनके नाम भी चेंज किए गए। ये सियासी कोई हिकमत अमली थी या इसमें कोई और मसाइल? लेकिन मैं समझता हूँ कि नहीं चेंज होने चाहिए थे।
वो पाक नवाज शरीफ ने बनाया था, और अब ये मेरे अंडर तो नहीं था PHA, और उसका बेशक आप अल्लामा इकबाल पाक रख लें, लोगों को आज भी पता हमारे मुखालफ हैं और हम उनके मुखालफ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। लोगों को यही पता है कि वो नवाज शरीफ पार्क का शहबाज शरीफ पार्क भी उन्होंने बनाया था। जिसने बनाया उसको क्रेडिट मिलना चाहिए, शहर की बेहतरी के लिए बना है, और नाम चेंज करने से कुछ ये, लेकिन PHA उन लोग हमारे अंडर नहीं थे, उनका क्या जहन था क्या नहीं जहन था। अब उनकी हुकूमत आ गई, वो दोबारा फिर इसका नाम नवाज शरीफ शहबाज शरीफ पार्क रख देंगे। नामों से कुछ नहीं होता, काम से होना चाहिए। और ये अगर लई एक्सप्रेस वे भी बन जाता है, इसलिए हमने, जब हमारा नाम था शेख रशीद एक्सप्रेस वे, हमने सबसे पहले इसको ख़त्म करवाया कि आप इसको लई एक्सप्रेस वे रखें नाम, लेकिन उनको वो भी नहीं पसंद, इन्होंने वो भी अब ख़त्म कर दिया। अच्छा, दूसरी तरफ एक देखी जा रही है कि एक रावलपिंडी की सियासत, जिसमें कहा जाता था कि इमरान खान साहब ने गाली की सियासत या ताने की सियासत शुरू की थी, लेकिन जब मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आई, सबसे पहला वार नीफ अब्बासी साहब की तरफ से शेख रशीद साहब की ज़ातियात पे किया गया कि इनकी विग उतार के लाने वाले को 50,000 रुपया इनाम दिया जाएगा। इतना ज़ाती बयान देना या इतनी एक ज़ातियात पे आ जाना, आप क्या समझते हैं? अब्बासी साहब को ये ज़ेब देता था? देखें जी, वो मैं तो उस टाइम अटक जेल में था, 3.5 साल तक वो इस शहर की ना किसी गमी में आया ना किसी खुशी में आया, और अगर मैं बाहर होता तो मैं उसको जवाब देता। मैंने जेल के अंदर एक दिन अखबार में ये पढ़ा, और वो सिंपल शहबाज शरीफ को, मरीम नवाज़ को खुश करने, उसकी पॉलिटिक्स क्या है, उसकी सियासत ये है कि शेख रशीद के ख़िलाफ़ बयान देगा तो उसको इक़्तिदार मिल जाएगा, और वही हुआ। और उसने कहा कि वो ये इस किस्म के, और जो कुछ उसके साथ उस बयान के बाद हुआ, और जो सोशल मीडिया पर, अगर वो मैंने नहीं पढ़े आज तक, मैं अल्फन बावजू एक कमेंट्स भी नहीं पढ़ा, मैंने उसका बयान ना सुना ना मैंने देखा, लेकिन जो मुझे लोगों ने बताया कि जो लोगों ने उसके साथ की, इस शहर के लोगों ने, उसको उसका जवाब मिल गया होगा। वो शुबदाबाज आदमी है, ANF से उम्र कैद का वो सज़ा याफ्ता आदमी है। मैं ANF के अंदर रहा, लेकिन वो उसको सज़ा हो चुका। अगर मैं चाहता तो वो बड़ी, पहले मैंने कहा कि हम इंतकाम की सियासत नहीं करते, और उसने जो घटिया बयान दिया, इलेक्शन होगा उसको पता लग जाएगा वो कितना दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और मैं समझता हूँ कि ये इन लोगों ने शहर की सियासत को ख़राब, मुस्लिम लीग नून में बड़े अच्छे लोग भी मौजूद हैं, मैं उनकी गमियों में भी जाता हूँ, उनकी खुशियों में भी जाता हूँ, वो भी आते हैं, लेकिन ये इस किस्म की सियासत करने से लोग ये समझते हैं। और शेख रशीद ने कोई उसका जवाब नहीं दिया, एक ही जवाब दिया है, सुप्रीम कोर्ट में गए और 2 जून तक वो नायल हो गए। इज़्ज़त ज़िल्लत खुदा के अंदर है, इंशाअल्लाह ताला हाई कोर्ट के अंदर वो कभी भी ना इलेक्शन लड़ सकता है और ना ही वो इस शहर में कोई सियासत में हिस्सा कर सकता है। इस किस्म के थर्ड क्लास बयानात देख कर वो समझता है कि उसकी शोहरत में इजाफा हो जाएगा। और जिस अटक जेल के अंदर मैं था, मैं आज पहली दफ़ा आपको कहना चाह रहा हूँ, जिस सेल के अंदर मुझे रखा गया, 2 दिन ये वहाँ पर दाड़े मार मार के रोता रहा। जब इसको उम्र कैद की सज़ा हुई, जो मेरे ऊपर तैनात आदमी था वो कहता है शेख साहब 2 रातें तो ये सोया ही नहीं, 2 रातें वहाँ पे चीखे मार मार कर रोता था कि जी क्या हो गया मेरे साथ, ये क्या हो गया। बुरे कामों के बुरे रिजल्ट होते हैं। इज़्ज़त ज़िल्लत खुदा के आदमी, हमने हमेशा इस शहर की खिदमत की सियासत की है। अल्लाह ने अगर हमें दोबारा इक़्तिदार दिया तो हम इंतकाम की सियासत नहीं करेंगे, खिदमत की सियासत करेंगे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम एक शार्ट कमर्शियल ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद शेख साहब से पूछेंगे कि एंटी नारकोटिक्स में जो उन्होंने खिदमात अंजाम दी, मंशियात की रोकथाम और ख़ात्मे के लिए इन्होंने क्या क्या इक़दाम किए। वेलकम बैक नाज़रीन, शेख राशिद साहब से पूछेंगे कि ANF के अंदर जो उन्होंने खिदमात अंजाम की दी और जो मंशियात के ख़ात्मे के लिए क्या क्या इक़दाम किए। रावलपिंडी में एक मंशियात का या पाकिस्तान में एक मंशियात का नासूर जो तेज़ी से फैलता जा रहा है, इसको रोकथाम के लिए पाकिस्तान में क्या क्या इक़दाम करने चाहिए और इन्होंने अपने दौरे हुकूमत में क्या इक़दाम किए हैं। देखिए जी, मैं ANF का पार्लिमानी सेक्रेटरी ज़रूर था। एक तो मैंने सबसे पहले काम किया, जो इमरान खान का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे पास फोर्स ही नहीं है, हमारे पास वजारत के अंदर पैसे ही नहीं थे कि हम वजारत पता नहीं किस तरीके से तनख्वाहें चलाते थे। सबसे पहले स्टाफ की कमी थी ANF के अंदर, जो एंटी नारकोटिक्स फोर्स है, हमने उसके अंदर सब ASI से लेकर और हवलदार तक कम से कम 450 लोग मेरिट के ऊपर भर्ती किए, ताकि हमारे बॉर्डर्स के ऊपर जहाँ पर चेकिंग की जाती है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ये फोर्स हो, ताकि जो मंशियात, क्योंकि ये सारी अफ़गानिस्तान, क्योंकि हमारा जो ट्रांजिट
आपको पता मुल्क है, और ये मुख्तलिफ तरीक़ों से छुपा कर इस इलाके में ले आते हैं और फिर ये आगे देना शुरू करते हैं। और हमारी जो एंटी नारकोटिक फोर्स थी उसने बड़ा बेपनाह काम किया है अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर, इस्लामाबाद में, कराची, ईरान, जहाँ जहाँ पर भी बॉर्डर लगते हैं वहाँ पर आप देखते हैं कि हर महीने 2 महीने बल्कि हर रोज़ ही बेइंतहा की नारकोटिक्स जो है वो जो है ये मंशियात वगैरह पकड़ी जाती है। और बाकी हमने अपने शहर के अंदर जब आया, हमने यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉलेजों, स्कूलों के अंदर उस पर भी लोगों के वालिदैन के साथ मीटिंग्स की, लोगों के इर्द गिर्द जो छोटे बड़े मंशियात फरोश थे उनके गिर्द घेरा तंग किया और एक माँ के नाम से वेबसाइट भी लॉन्च की ताकि लोगों को बताया जाए कि आपके बच्चे किस तरीके, क्योंकि ये एक ऐसी मेडिसिन आ गई थी कि लोगों को ये कॉलेजों स्कूलों में कहा जाता था कि अगर आपने पेपर अच्छे तरीके से देने हैं तो ये मेडिसिन लें तो आपको सारी रात नींद नहीं आएगी। आइस के नाम से, आइस के नाम से उसको कहते हैं। और वालिदैन को पता ही नहीं लगता था, वालिदैन बड़े खुश थे कि हमारे बच्चे सारा रात पढ़ते हैं। तो वो नींद तो इंसान को आग के ऊपर भी आ जाती है, पत्थरों पर भी आ जाती है, और जब बंदा उसका आदी हो जाता था तो फिर उसके बाद फिर वो पता चलता था। उसके लिए हमने यूनिवर्सिटियों, कॉलेजों, स्कूलों के अंदर लेक्चरार जो लेक्चर दिए। फिर उसके बाद हमारा एक अस्पताल था, वहाँ पर 20-25 बेड का, वहाँ पर मुफ्त लोगों का हम इलाज करते थे। कराची के अंदर भी हमारा एक अस्पताल है, बल्कि 3 अस्पताल हैं, लाहौर के अंदर अस्पताल है। बजाय ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पास नारकोटिक्स के पास अभी भी स्टाफ बहुत कम है। पाकिस्तान 22 करोड़ से ज़्यादा आबादी बढ़ चुकी है, ट्रांजिट मुल्क है। कोशिश करते हैं कि जितनी ट्रांजिट जो आते हैं बड़े बड़े कंटेनर, उनमें ये लोग छुपाओ जो दिगर जो हमारे इस्लामी मुल्क से हटकर जो नहीं चाहते पाकिस्तान के, वो भी इसमें इंडिया हो गया और बड़े ऐसे मुल्क हो गए जो ख़ुद इन लोगों को अफोर्ड करते हैं कि हमारी जो यूथ है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ये नशा जाए। उसके लिए हमने बेपनाह काम किया है। बहरहाल इस फोर्स के लिए हमें मज़ीद अभी लोगों को भर्ती करना चाहिए। इसके लिए पैसा जो बजट में ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए ताकि इसमें मज़ीद बेहतरी आए। लेकिन मैंने अपने 3-3.5 साल के अरसे के अंदर रावलपिंडी, जहाँ पर भी मैं कराची में, लाहौर में, जहाँ पर हमें शिकायत मिलती थी वहाँ पर हम भरपूर कार्रवाई करते थे। आपने कहा कि एंटी नारकोटिक्स में फोर्स की कमी है, इस टाइम कितने जवान अफसरान खिदमत दे रहे हैं? लेकिन जी इस टाइम तकरीबन 1400 तो मेरे जहन में, अब मेरे ख्याल से वो 2200 हो गए पाकिस्तान में। और हमारे पास 4 के 5 थाने, एक रावलपिंडी के अंदर थाना है। और इसी तरीके से आप ये कह सकते हैं कि ये हर ज़्यादा इसमें जो मेहरबानी करती है पंजाब पुलिस या दूसरे सूबों की पुलिस करती है, उसके साथ मिलकर हमें कार्रवाई करनी पड़ती है। और जिस तरीके से हर शहर के अंदर एक थाना मौजूद है इलाके के अंदर, इस तरीके से एंटी नारकोटिक्स का भी थाना होना चाहिए ताकि उनका अपना स्टाफ होना चाहिए, ताकि उनके पास जो रिपोर्ट्स होती हैं उसके मुताबिक जाके वो लोगों को पकड़ें। लेकिन पूरे पिंडी डिस्ट्रिक्ट को गुजर खान से लेकर मेरे ख्याल से मरी से लेकर अयूब पाक के पास हमारा एक थाना है, उसके अंदर भी 10-15 लोगों का स्टाफ है। लेकिन वो भी जब एयरपोर्ट को भी देखते हैं, फिर ये इलाकों को भी देखते हैं, लेकिन जो पंजाब पुलिस के ज़रिए हमें शिकायत मिलती थी उसको हम साथ रख के शहर के अंदर कार्रवाई करते थे। तो आजकल जगह जगह आइस का नशे के साथ पाउडर का नशा भी बहुत ज़्यादा हो गया। अब जगह जगह नौजवान असल बस स्टैंड देखें, मुख्तलिफ जगह पर देखें, सरेआम नशा कर रहे हैं। पंजाब पुलिस का जैसा आपने किया कि वो कार्रवाई करते हैं, पकड़ के लेके जाते हैं, लेकिन उनको छोड़ दिया जाता है। कहते हैं यार कि ये जेल में भी जाएंगे, तंग करेंगे, हमारे पास इतने वसाइल नहीं है कि हम अपनी जेब से पैसे लगा के इनको पहले पर्चा दें, जेल भेजें, फिर चलान, फर्दर जो महकमाना काम होते हैं। आप क्या समझते हैं कि पुलिस को क्या तामन करना चाहिए और वालिदैन के लिए क्या मैसेज देते हैं कि वो अपनी औलाद के ऊपर किस तरीके से नज़र रखें कि वो सरगर्मियों में ना दाखिल हो सकें? देखें जी, मैं तो सबसे पहले वालिदैन से कहना चाहता हूँ कि जो स्कूलों, कॉलेजों, ये मैट्रिक से लेकर और उसके बाद जब तक जो आपकी एजुकेशन है 5-6 साल का, ये सारी जो चीज़ है उसी में आती है। और उसमें वालिदैन को अपने बच्चों पर नज़र रखनी चाहिए। उनकी जो एक्टिविटीज़ है, उनकी रात को किस टाइम सोते हैं, सुबह किस टाइम उठते हैं, किन किन लोगों से मिलते हैं, क्योंकि सबसे पहले ये मैंने आपको पहले बताया कि स्कूलों, कॉलेजों से ही शुरू होता है। अगर वालिदैन को जब जाके पता चलता है तो उस वक्त तक उनका बच्चा 5-6 महीने, साल से इस चीज़ में वो उसको ले चुका होता है। तो लिहाजा हमने इसके लिए आगाही मुहिम, जिसको आप कह सकते हैं, कि मैंने तो पिंडी इस्लामाबाद का कोई स्कूल कॉलेज नहीं छोड़ा जिसमें वालिदैन से मैंने इसके लिए एक ऐप भी लॉन्च की जिसके ज़रिए पता चल जाता है कि इसके कैसे असरात किस तरीके से पता चलता है। लिहाजा मेरी वालिदैन से दरख्वास्त है कि अपने बच्चों पर शेर की तरह नज़र रखें। और मेरी उन बच्चों से भी दरख्वास्त है जो स्कूलों, कॉलेजों के अंदर, अगर आपके इर्द गिर्द कोई इस किस्म का
कोई शर संजोग का इस किस्म की गैर अखलाकी कोई आपसे कोई बात करता है तो वो हमारी जो वेबसाइट है जो हुकूमत की उसके ऊपर उसकी रिपोर्ट कर सकता है। दूसरा, पंजाब पुलिस के मतलब आपने कहा या दूसरे सूबों के अंदर का इसमें गंदी मछलियाँ होती हैं और इस किस्म का पैसा हज़म नहीं होता। और ये आपने देखा जिन लोगों ने पुलिस अफसरान मंशियात के कारोबार को सपोर्ट किया है वो लोगों की ज़िंदगियाँ बहुत थोड़ी हैं। अगर आप लोगों की बच्चों के साथ मंशियात के ज़रिए खेलेंगे तो कल आपकी भी औलाद है। पंजाब पुलिस का ये एक बात ठीक कहती है कि जी कि जब ये ज़्यादा बहुत एज जिनकी ज़्यादा हो और जिनका कोई वाली वारस ना हो तो जब उनको जेल में लेके जाएं, जेल वाले भी कहते हैं कि जब नशा नहीं मिलता। अब जेलों के अंदर भी हमने सहूलतें पैदा की हैं। पहली दफ़ा मैंने अब अटक जेल के अंदर देखा है वहाँ पे मंशियात के कैदियों के लिए अस्पताल बनाए गए हैं। जो लोग छोटे मोटे आ जाते हैं मंशियात के आदि लोग, उनका इलाज किया। अडयाले में गया नहीं और उसमें मैंने एक पूरा सेल देखा है। हालांकि मुझे मिलने की इजाज़त तो नहीं थी, मेरी बैरक के सामने वो सेल के सामने वो बैरक था। उन्होंने कहा ये मंशियात का, वहाँ पर बाकायदा डॉक्टर उन्होंने आकर मंशियात के लोगों का इलाज करता था और हमारे अस्पताल भी हैं। इसमें पंजाब पुलिस को भी मैं खराज तहसीन ही पेश करता हूँ कि जो लोग मंशियात को पकड़ते हैं, हमने पिंडी शहर के अंदर बड़े बड़े मंशियात फरोशों को यहाँ से भगाया। इक्का दुक्का को मंशियात फरोश अगर हो तो मैं कुछ कहने था। बहरहाल अभी भी पिंडी के अंदर मंशियात है और गली महल्ले की सतह के ऊपर उसके ऊपर भरपूर हमें कार्रवाइयाँ करनी चाहिए और जो मौजूदा हुकूमत है इसको चाहिए। लेकिन इनके अपने ही जो लीडर हैं वो ANF के सजा याफ्ता है, इनके अपने ही जो यूनियन कौंसिल के लीडर हैं वो खुद मंशियात फरोश हैं, तो ये किस तरीके से मंशियात को कंट्रोल करेंगे। अच्छा, दूसरी तरफ सर पंजाब हुकूमत के ऊपर आया जब पंजाब हुकूमत जब की बनी अभी तक मुतनाज़ा है। कभी मरकज़ से गवर्नर पंजाब के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की जाती हैं, सदर को समरी भी दी जाती है, अभी उनको दोबारा बहाल किया गया। आप क्या समझते हैं कि जो एक महंगाई का जिन बेकाबू हुआ है, प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ, इसमें पंजाब हुकूमत जो उनको एक मीटिंग बुलाएगी उनको कंट्रोल करने के लिए, क्या समझते हैं कामयाब हो सकेगी? देखिए जी, पंजाब हुकूमत एक वोट से हमदा शहबाज वज़ीर आला है और हमारे 3 जो सीट बंदे हैं इसमें 2 माइनॉरिटी के ख़वातीन हो तो परवेज़ इलाही साहब के पास 4-5 वोटों की अक्सरियत है। और गवर्नर पंजाब ने ज़बरदस्त फ़ैसला किया। उसने कहा कि ये नहीं हो सकता, जो मुनर्रफ अरकान थे सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला दिया। अब ये ज़बरदस्ती के वज़ीर आला बन के बैठे हुए हैं और चौधरी परवेज़ इलाही साहब इंशाअल्लाह मुझे लग रहा है कि वो लाहौर में अगर ये इलेक्शन हो जाता है तो ये 3-4 वोटों की अक्सरियत से वो जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट होगा उसकी वो हमायत करेंगे। बहरहाल इनको ख़ुद भी पता है इनके पास अक्सरियत नहीं है, ये कैबिनेट नहीं बना सके और गवर्नर जो परवेज़ इलाही ने भी बनने से इनकार किया और हुकूमत चाहती है कि वहाँ पर जिसकी अक्सरियत है ये सूबाई असम्बली का इजलास बुलाएँ, अदम एतमाद का वोट लें और एतमाद के वोट में अगर इनके पास अक्सरियत आती है तो ये कंटिन्यू करें, अगर नहीं आती है तो अपने घर को जाएँ। ये इजलास अब बुलाएंगे, उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जैसा कि आपने कहा था कि आपने 2 न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि आपके तरक्याती कामों को रोका जा रहा है, पंजाब हुकूमत उसको रोक रही है, तो क्या समझते हैं कि अगर इन कामों को रोका के आपकी हुकूमत आई तो दोबारा आप फंडिंग फिर जनरेट कर सकेंगे? लेकिन जी हमारा अस्पताल इन्होंने 2.25 अरब का बंद किया था, 14 साल बाद आके उसको शुरू किया। हमारा लई एक्सप्रेस वे इन्होंने बंद किया 2.25 अरब रुपये का, उसको आके फिर हमने शुरू किया। हमारे इस तरह के कई ऐसे अभी हमने वो कानिसा यूनिवर्सिटी का मुझे सुनने में आ रहा है कि हम नोटिफिकेशन करवा के आए हैं, 50 करोड़ रुपये उनको दे के आए हैं, वो भी अभी तक वो स्टाफ नहीं भेज रहे वहाँ पर। इसी तरीके से हमारा ये डोग दलाल का गर्ल्स कॉलेज था, इसको भी मुझे सुनने में आ रहा है कि हम उसका 7-8 करोड़ रुपये छोड़ के आए थे, 3-4 करोड़ रुपये का वहाँ पर काम हो गया और वो भी बंद कराने की कोशिश की जा रही है। ये हमारे ज़ाती काम तो नहीं है, हमने शहर की बेहतरी के लिए, शहर के बेहतर मुस्तकबिल के लिए डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट, और इनका एक काम 3.5 साल में इनका RIU जो अस्पताल है ये मरी रोड का ऊपर, हालांकि ये हमारे मुखालफिन का था, मैंने सबसे पहले वहाँ पर डायलिसिस, वहाँ भी हम एक 20 करोड़ रुपए की लागत से तकरीबन कोई 100-125 मशीनों का डायलिसिस सेंटर बना रहे हैं। 5 मशीनों का मैंने DHQ के अंदर बना कर आया हूँ ताकि लोगों का मुफ्त डायलिसिस हो। हमने उस अस्पताल को शुरू करवाया, हम उसकी सारी चीज़ें वहाँ पर लेकर आए। अब आकर ये नहीं कहा अस्पताल, मैंने उस वक्त भी कहा कि कोई और होता तो ये अस्पताल को काम करने ही ना देता। हमने वो अस्पताल को कंप्लीट करवाया ताकि वो शहर के शहरियों के लिए बना था और ये अस्पताल भी 7.25 अरब रुपये की लागत से बन रहा है। अगर ये बन जाएगा तो 200 बेड्स का अस्पताल है जहाँ पर 100% माँ और बच्चे का इलाज फ्री होगा। हमारे सरकारी अस्पतालों के अंदर आप जाके हालात देखें, एक बेड के ऊपर 2-2 माएँ लेटी हुई हैं। अगर ये अस्पताल बनेगा, इसकी OPD स्टार्ट
स्टार्ट होगी, 17 ऑपरेशन थिएटर है, लोगों को उसको फ़ायदा होगा, शेख रशीद को मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में जैसा कि शेख काशिफ शफीक साहब ने अपनी सियासत, अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में बातें की, अपोजिशन में जो रोल अदा किया, हुकूमत में जो रोल अदा किया, एंटी नारकोटिक्स में रह के जो रोल अदा किया, तमाम चीज़ों से हमारे नाज़रीन को आगाह किया। प्रोग्राम का टाइम ख़त्म होता है। अपने मेज़बान खालिद भट्टी को इजाज़त दें। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में नए मसाइल में आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह के बाद।